नमस्कार, मैं सुनील दत्त डंगवाल, सहायक अध्यापक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड से इस विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। और विज्ञान की इस कक्षा में आने से पहले हम जरा सा ऊर्जा के स्रोतों पर बात करते हैं कि ऊर्जा के स्रोत क्या-क्या होते हैं। क्योंकि हमने विज्ञान में और अन्य विषयों में, एसएसटी में, हिंदी की कहानियों में खूब पढ़ा है कि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा से हमारा क्या वास्ता है, क्या सरोकार है। तो ऊर्जा 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 हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान निभाती है, बहुत बड़ी उसकी भूमिका होती है। और ऊर्जा के बहुत सारे संसाधनों में से एक संसाधन विद्युत भी है। उस विद्युत के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो कक्षा 7 का अध्याय 10 विद्युत धारा और इसके प्रभाव, इसके क्या-क्या प्रभाव होते हैं, उसके बारे में आज की विज्ञान की इस कक्षा में हम बातचीत करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम सब लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं कि विद्युत या अंग्रेजी में इसको कहें तो इलेक्ट्रिसिटी, यह सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको बिजली कहा जाता है। ये बिजली क्या होती है, कैसे बनती है, जहां बनती है वहां से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है, ये सब कुछ के बारे में कमोबेश थोड़ी बहुत जानकारी हम सब लोग रखते हैं। कि विद्युत पैदा करने के लिए जो मशीन होती है उसको टरबाइन कहते हैं। और वो टरबाइन जब चलती है तो उससे विद्युत पैदा होती है या बिजली पैदा होती है। टरबाइन चलाने के लिए अलग अलग ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइन जहां पर पानी से चलाई जाएगी या जल से चलाई जाएगी उसको जल विद्युत कहा जाएगा। जहां पर ऊष्मा से चलाई जाएगी उसको थर्मल पावर या ताप विद्युत कहा जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे तरीकों से टरबाइन चलती है और बिजली पैदा होती है। तो आज के इस पाठ में हम विद्युत धारा, जिसको हम जानते हैं, उसके प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, चर्चा करेंगे कि उसके हमारे ऊपर, हमारे साथ, हमारे जीवन को क्या-क्या प्रभाव है, किस तरह से वो हमें प्रभावित करता है। आज की इस कक्षा में शिक्षण अधिगम के बिंदु जो रहेंगे, जो हमारी चर्चा के जो बिंदु रहेंगे, वो रहेंगे विद्युत, जिस पर थोड़ी बहुत जानकारी, थोड़ी बहुत बातचीत हमने कर ली है। विद्युत अवयवों के प्रतीक, बिजली तो है, हम जानते हैं बिजली ये है, लेकिन उसके जो अवयव हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में जो बातचीत है, वो क्या-क्या होगी और उसके सिंबल्स, उसके साइंस क्या-क्या होंगे, उनके बारे में इस कक्षा में बातचीत करने वाले हैं। विद्युत परिपथ के बारे में बात करेंगे, बैटरी के बारे में चर्चा करेंगे। बैटरी, जिसको हम कुछ ना कुछ उसके बारे में जानते हैं कि बैटरी क्या होती है। और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है और हमारे जीवन में किस तरह आता है और हम उसके बारे में कितना जानते हैं। तो पहले बात करते हैं विद्युत की, कि विद्युत क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, अ टाइप ऑफ एनर्जी, जिसका उपयोग अनेक तरह से किया जाता है, किया जा सकता है। तो जैसा हमने इस कक्षा के आरंभ में कहा कि विद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा है और इसका उपयोग हम अपने जीवन को सरल बनाने में, अपने दैनिक कार्यों को आसानी से करने में करते रहते हैं। जैसा हम जानते हैं, हम लोग मशीनी युग में हैं और हमारे सारे काम लगभग ऑटोमेटेड हो गए। ऑटोमेटिक मशीनों से, स्वचालित मशीनों से कहीं आना जाना हो तो गाड़ी से आना जाना होता है, पानी गर्म करना हो तो बिजली से होता है। इस तरह के बहुत सारे काम, एक जगह से दूसरी जगह अगर संदेश पहुंचाना है, मैसेज करना है, तो वो भी ई मैसेज है जो हमारे फोन से और अन्य गैजेट से जाते रहते हैं, तो उसमें भी विद्युत का उपयोग होता है। तो ये एक प्रकार की ऊर्जा है और इसका उपयोग अनेक प्रकार से, अनेक तरीके से, विभिन्न तरीकों से
किया जा सकता है, किया जाता है। और इसकी मापन इकाई, जैसे हम पहले से बातचीत करते आए कि हर चीज को मापने का एक तरीका होता है, हर चीज को नापने का एक तरीका होता है। कुछ यंत्र होते हैं, कोई मशीन होती है, और उस मशीन को जिस तरह से पढ़ा जाता है वो इकाइयां होती हैं, यूनिट्स होती हैं, और वो यूनिट्स हर चीज की अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जब विद्युत के बारे में बातचीत हो रही है तो विद्युत की इकाई वाट भी होती है और एम्पियर भी होती है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इकाइयां कुछ और भी होती होंगी, उन पर भी बातचीत करेंगे। तो विद्युत को इस प्रकार से परिभाषित किया है। जानते हम सब है कि विद्युत क्या है, बिजली क्या है, जिसको हम बिजली बोलते हैं। शक्ति का एक रूप, अनेक रूपों में से शक्ति का एक रूप, एक तरीका, वो बिजली है। तो इस तरह से ये बिजली। अब देखते हैं कि इसके अवयव, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें जो चीजें बातचीत में या लिखने में या इसको समझने में हमारी सहायता के लिए जो चीजें आती है हमारे सामने, वो क्या क्या चीजें हैं। द सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। हम ये भी जानते हैं कि हर एक चीज के सिंबल्स होते हैं, संकेत होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं, और वो चिन्ह उस वस्तु को, उस बात को, उस विचार को समझने में हमारी सहायता करते हैं। तो विद्युत के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी इसमें भी कुछ चिन्ह आते हैं, और जैसे जैसे हम अध्ययनरत रहते हुए उच्च कक्षाओं की तरफ बढ़ते हैं तो इन चिन्हों की संख्या बढ़ती चली जाती है। ठीक उस तरह से जरा याद करते हैं कि जब हम स्कूल में आए थे, जब हमने विद्यालय आना शुरू किया था और हम कक्षा 1-2 में थे, आंगनबाड़ी बालवाड़ी से जब हम कक्षा 1-2 में आए थे, तो गणित के नाम पर हमारे पास सिर्फ 4 चिन्ह हुआ करते थे, 4 सिंबल हुआ करते थे। उसमें प्लस का था, माइनस का था, मल्टीप्लीकेशन और डिविडेशन या डिवाइड, धन, ऋण, गुणा और भाग, ये 4 चीजों से हमारा परिचय हुआ था। ऐसे ही जब हम लैंग्वेज पढ़ रहे थे, जब हम हिंदी पढ़ रहे थे, तो वहां पर कुछ संकेतों के रूप में हमारे पास वर्णमाला आई थी, जो अ से ज्ञ तक थी और 12 खड़ी के रूप में फिर आगे बढ़ती थी। तो ये जो अक्षर हैं, ये जो वर्ण हैं, जिनको वर्ण भी कहा जाता है और अंग्रेजी में लेटर्स हैं, दोज आर ऑल्सो द सिंबल्स एंड द साइंस, वो संकेत है। और उन संकेत को स्टैंडर्डाइज किया गया है कि ये संकेत इस तरह से बोला जाएगा, और जब ऐसा बोला जाएगा या लिखा जाएगा तो इसको इस तरह से डिकोड किया जाएगा, और ये इस तरह की इंटरप्रिटेशन या व्याख्या देगा। और जैसे जैसे हम 2-3 में गए, फिर कक्षा 4 में गए, तो जो 4 गणित के चिन्ह थे वो बढ़ते चले गए और उन चिन्हों की संख्या बढ़ती चली गई। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे कक्षा 7 के जो पाठ्यक्रम है उसमें जो विद्युत के बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जो बुनियादी अवयव हैं, वो इस तरह से है। और इन अवयवों को हम किस तरह से समझते हैं, यहाँ पर इनको डिकोड किया गया है कि जब हम पढ़ रहे होंगे, अगली कक्षाओं में जब हम जाएंगे, तो वहां पर बुक में हो सकता है इस तरह का चित्र ना बना हो, और वहां पर सिर्फ ये सिंबल, ये संकेत बना हो इस तरह का। तो हम क्या समझेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि हम उस बात को समझने से वंचित रह जाएं। कहीं पर इस तरह का सिंबल बना होगा तो हम क्या समझेंगे? इसलिए ये संकेत है कि इनको क्या समझा जाना चाहिए, क्या पढ़ा जाना चाहिए। तो यदि कहीं पर इस तरह का सिंबल बना हो तो ये प्रदर्शित करता है इलेक्ट्रिक सेल को। ये सेल है, विद्युत सेल, और इस सेल को हमने देखा है, हम सब ने देखा है सेल को। कहाँ कहाँ लगता है सेल? ये सेल हमारे घरों की छोटी मशीनों में लगता है, जैसे हमारे घर की दीवार घड़ी में ये लगा हुआ मिलेगा। हमारे टीवी को चलाने वाली जो डिवाइस होती है, एक रिमोट कंट्रोल, उस रिमोट में इस तरह का सेल लगा होगा।
और भी जगह ये सेल मिलता है, कैलकुलेटर में मिलता है, बच्चों के खिलौनों में मिलता है। तो इस तरह से ये सेल है और इसका जो संकेत है वो इस तरह से है। तो ये सेल का संकेत होगा। ऐसे ही इस तरह का जहां पर संकेत बना हुआ मिलेगा, ये क्या बता रहा होगा कि ये बल्ब होगा। बल्ब को हम सब लोग जानते हैं कि बल्ब क्या होता है। बल्ब को हम सब ने देखा है, और बल्ब को क्या देखा है, बल्ब के अनेक प्रकारों को हमने देखा है। बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आए, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आए बल्ब के। कभी बल्ब आया, फिर CFL आई थी, फिर LED आई थी। तो इस तरह से बल्ब के रूपों को, विभिन्न रूपों को हमने देखा है। तो ये बल्ब है, इसका संकेत इस तरह से आता है। और ये संकेत बना हो तो ये समझ लेना चाहिए कि ये इस बात का संकेत है कि जो स्विच है, बल्ब को जो ऑन करने में काम आता है, वो जो स्विच है वो ऑन की पोजीशन में है। ये ऑन है स्विच। बल्ब को जलाने में या बल्ब को बंद करने में जो स्विच जो युक्ति काम आती है उसको स्विच कहते हैं। स्विच, जिसको आमतौर पर घरों में और कम पढ़े लिखे हुए लोग या नहीं पढ़े हुए लिखे लोग वो क्या कहते हैं, बटन, उसको स्विच कहा जाता है। तो यदि ये वाला सिंबल कहीं पर बना हुआ आए इस तरह से, ये और ये, तो इस तरह का जब जब संकेत बना हुआ आए तो ये ऑन की पोजीशन में है। इस समय स्विच हमारा ऑन है और जो विद्युत धारा है वो इस समय इससे गुजर रही है और सर्किट पूरा हो रहा है। अब सर्किट क्या होता है उसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन अभी हम ये सिंबल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑफ, यहाँ पर स्विच ऑफ की दशा में जब होगा तो इस तरह होगा, ऐसा, ये और ये बैटरी पांचवा, ये पांचवा जो है ये है बैटरी। इससे पहले हमने क्या देखा कि स्विच को ऑन और ऑफ का जो सिंबल है वो किस तरह से है। तो ये बैटरी का सिंबल है। जब ये ऐसा बना होगा तो ये बैटरी को दिखाएगा। बैटरी के बारे में बताएंगे। सेल तो हम समझते हैं कि सेल क्या है, लेकिन बैटरी क्या होती है उसके बारे में अभी हम इसी कक्षा में बातचीत करने वाले हैं। और उसके बाद ये सिंबल आएगा, ये आएगा वायर का, वायर जिसको हम तार कहते हैं, अंग्रेजी में वायर कहते हैं और सामान्य बोलचाल की भाषा में हिंदी में इसको तार कहते हैं। तो ये इस तरह से तार आएगा, जहां पर इस तरह की एक सीधी सरल रेखा बनी होगी तो वो तार को प्रदर्शित कर रही होगी कि ये तार के बारे में बातचीत की जा रही है। अब देखते हैं विद्युत परिपथ क्या है। अभी हमने बोला इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट, शायद हमने इस शब्द को अभी नहीं सुना हो, इस वर्ड को ना सुना हो कि सर्किट क्या होता है। इसको हिंदी में परिपथ कहते हैं। अब ये परिपथ होता क्या है, परिपथ को समझते हैं कि विद्युत के प्रवाह में निरंतरता बनाए रखने में सहायक पथ को विद्युत का परिपथ कहते हैं। विद्युत प्रवाह में बिजली बनी रहे, अगर हम बल्ब जलाना चाह रहे हैं तो बल्ब जले, और जब बल्ब जल रहा होगा तो ये समझ लेना चाहिए कि विद्युत का प्रवाह निरंतर है, कॉन्टिन्यूअस है। तो उस निरंतरता को बनाए रखने के लिए जहां जहां से होकर के विद्युत गुजरती है या बिजली गुजरती है उसको परिपथ कहते हैं। इस चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पर हमारा ये सेल है, और इस सेल में हम अच्छी तरह जानते हैं, सेल को हमने ध्यान से देखा है, हम बचपन में खेले भी हैं सेल से, हम सब लोग बचपन में सेल से खेले भी हैं। तो सेल में क्या होता है कि एक तरफ से उसका एक हिस्सा उभार लिए हुए होता है, उभरा हुआ सा होता है ये वाला हिस्सा, और दूसरी तरफ से ऐसा उभार वाला हिस्सा नहीं होता है। तो ये जो दो हिस्से हैं ये इसका धनात्मक आवेश वाला हिस्सा है और ये इसका ऋणात्मक आवेश वाला हिस्सा है। घर में जाकर के यदि आसपास कहीं सेल पड़ा हो तो उसको उठा करके ध्यान से जरूर देखना।
कि उस सेल में आगे की तरफ जहां ये उठा हुआ हिस्सा है उस तरफ प्लस लिखा होगा, प्लस का चिन्ह, और पीछे की तरफ उसके विपरीत दिशा में ये माइनस का चिन्ह बना होगा। इसका अभिप्राय है कि ये धनात्मक आवेश है और इस साइड ऋणात्मक आवेश है। अब क्या होता है कि दोनों आवेश जब मिलते हैं तो एक सर्किट पूरा हो जाता है, एक परिपथ पूरा हो जाता है। अब ये धनात्मक आवेश से जैसा हम देख रहे हैं एक तार निकला और बल्ब तक पहुंचा, और ऋणात्मक आवेश से एक तार निकला और वो सीधे बल्ब तक नहीं पहुंचा, यहां बीच में कुछ लगा है और फिर वहां से उस वस्तु से आगे एक दूसरा तार निकला और वो बल्ब तक पहुंचा। यहां बीच में ये जो लगा है ये हमारा स्विच है, बटन है। ये वो स्विच है जिससे हम बल्ब को ऑन और ऑफ करते हैं। तो एक सर्किट में, एक परिपथ में इसको इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है कि यहां से ऋणावेश आया, यहां से धनावेश आया और यहां बीच में स्विच लगा हुआ है। यदि ये स्विच को ऑफ कर देंगे तो बल्ब जलना बंद हो जाएगा, और यदि स्विच को ऑन करेंगे, ये ऑन है इस समय, तो ये बल्ब यहाँ पर जलता हुआ दिखाया गया है पीले रंग से, क्योंकि बल्ब के जलने की जो रोशनी होती है वो लगभग इस तरह की होती है, इसको पीले रंग से दिखाया गया है। तो ये एक परिपथ है, कहीं से भी खुला नहीं है। यहाँ ऋणात्मक आवेश से जुड़ा हुआ है, यहाँ स्विच से जुड़ा हुआ है, यहाँ ये स्विच इससे जुड़ा हुआ है, और ये बल्ब के इस हिस्से से जुड़ गया, और ये धनात्मक यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से ये इससे धनात्मक इससे जुड़ा हुआ है, और ये बल्ब से जुड़ा हुआ है, और यहाँ से ये पूरा एक सर्किट बना हुआ है और ये बल्ब को जलाने में सहायक है। इसको परिपथ कहते हैं। तो एक बार फिर परिभाषा को देखते हैं कि विद्युत के प्रवाह में निरंतरता बनाए रखने में सहायक पथ को विद्युत का परिपथ कहते हैं। ऐसा पथ, ऐसा रास्ता, पथ माने रास्ता, ऐसा रास्ता जो परिमाने चारों ओर इस तरह से ऐसे घूमता हुआ और चारों तरफ से बंद हो, ये खुला नहीं है। विद्युत तो खुला है, विद्युत तो ऑन है, लेकिन परिपथ बंद है। तो ये विद्युत परिपथ इस तरह से समझ सकते हैं। अब है बैटरी। जैसा हमने कहा सेल हम सब समझते हैं कि सेल क्या होता है, और कभी कभी हम इसको बैटरी बोल देते हैं। तो क्या हम सही बोलते हैं? सेल और बैटरी में क्या फर्क है? तो बैटरी को समझते हैं कि बैटरी की परिभाषा क्या है, बैटरी किसको कहते हैं। तो बैटरी वो है जहां दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ दिया जाता है, उनका संयोजन कर दिया जाता है, वो बैटरी हो जाती है। जैसे यहां पर दो सेलों को जोड़ दिया, एक सेल तो सेल है, एक सेल को हम बैटरी नहीं कह सकते, लेकिन जब दो सेल जुड़ जाएं या दो से ज्यादा सेल जुड़ जाएं, 3 जुड़ जाएं, 4 जुड़ जाएं, 50 जुड़ जाएं, तो वो फिर एक बैटरी हो जाती है। और हम बैटरी का निर्माण घर में भी कर सकते हैं सेलों को जोड़ जोड़ करके। जैसे घरों में जो टॉर्च होती है, टॉर्च सबने देखा है, रात को इधर उधर यहाँ वहां जाने के लिए, रास्ते में उजाला करने के लिए जो एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है हमारे पास, विद्युत उपकरण होता है, उसको टॉर्च कहते हैं। और टॉर्च के अंदर एक सेल भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। जितने ज्यादा सेल होंगे तो उसकी लाइट बढ़ती चली जाएगी। तो जब एक टॉर्च के अंदर 2 या 2 से अधिक सेल होते हैं तो वहां पर बैटरी होती है, उसको हम बैटरी कह सकते हैं। इसके नीचे वाले चित्र में देखिए, ये भी हम सबने देखा है कि ये क्या है। इसके नीचे वाले चित्र में ये सब हमने देखा है कि ये क्या चीज है। ये है बैटरी। ये बैटरी हमने कहां देखी? ये बैटरी हमने सौर ऊर्जा में लगी हुई देखी, जो आजकल हर जगह लगे हैं। और ये ऑटोमेटिक सौर ऊर्जा के संयंत्र हैं जो दिन भर धूप में या सूर्य की
ऊर्जा से रिचार्ज होते हैं और रात को प्रकाशित होने लगते हैं अपने आप। सौर ऊर्जा के संयंत्र दिन भर सूर्य की ऊर्जा से या सूर्य की रोशनी से चार्ज होते हैं, आवेशित होते हैं, और रात को प्रकाश के रूप में उस आवेश को उत्सर्जित करते हैं। तो ये बैटरियां उसमें भी लगी होती है। अब देखिए, इसको खोल करके दिखाया गया है बैटरी को। इस बैटरी को खोल करके दिखाने का ये उद्देश्य है कि इसके सेल दिखाई पड़े। ये एक सेल है, ये इतना दूसरा सेल है, ये इधर ये तीसरा सेल है। तो इसमें इस तरह के इसके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं और बहुत सारे सेल जहां जहां जुड़ते हैं उसको बैटरी कहा जाता है। तो इस बैटरी को भी हमने देखा है कि ये बैटरी क्या होती है और किस तरह से काम करती है। ये इसका धनावेश और ये इसका ऋणावेश। जैसे ये इसका धनावेश, सारे धन इधर को है। देखिए, ध्यान देने की बात है, ये धन, फिर ये धन, फिर ये सारे धन लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में सारे ऋण हैं। ये इस तरह से। तो ऐसे ही इसके भी सारे धनात्मक एक तरफ जुड़ जाएंगे और ऋणात्मक एक तरफ जुड़ जाएंगे। तो ये बैटरी है, ये बैटरी इस तरह से बनती है। दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ करके हम बैटरी बना सकते हैं। अब देखिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव क्या होते हैं। विद्युत धारा के प्रभाव बहुत होते हैं। विद्युत धारा के और भी प्रभाव हैं, लेकिन तापीय प्रभाव को यहाँ पर एम्फेसाइज किया गया है, उस पर बल दिया गया है। और तापीय प्रभाव क्या क्या है, उनको किस तरह समझते हैं। तो उनको, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वो तप्त हो जाता है, कोई तार हो उसमें से बिजली को गुजारा जाए और वो गर्म हो जाए, और गर्म होकर के वो तार इस तरह दिखाई देता है। ये क्या है, ये हम सबने देखा है, ये हीटर है, ये एक हीटर है और इसमें विद्युत जब जोड़ा जाता है तो इसके ऊपर जो ये तार लगा है इसको कॉइल कहते हैं। कॉइल, कोई तार जब इस फॉर्म में होता है इस तरह से, तो ऐसी कुंडलित तार को कॉइल कहते हैं या कुंडली कहते हैं। तो ये कॉइल है, ये कॉइल है। इसी तरह की कॉइल इसमें लगी होती है, लिपटा हुआ सा तार होता है, और इसमें जब बिजली को प्रवाहित किया जाता है तो ये जल उठता है, ये तार गर्म हो जाते हैं। और जब कोई चीज गर्म होती है, हम अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो इस तरह का रंग देती है, लाल, नारंगी, पीला रंग। तो ये गर्म कॉइल दिखाई दे रही है इसमें चित्र में कि इस हीटर की कॉइल गर्म हो रखी है। तो जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और वो तार गर्म हो जाता है, तो उसको विद्युत धारा का तापीय प्रभाव तो उसको विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या थर्मल इंपैक्ट या थर्मल इफेक्ट कहा जाता है। और इसका क्या क्या उपयोग होता है हम खूब जानते हैं। इसमें हम खाना बना सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं, इसको हम सर्दियों में सेकने के काम में ला सकते हैं। जब सर्दी बढ़ जाती है कमरे को गर्म कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे उपयोग हम अपने जीवन में करते रहते हैं। तो ये है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। और ऐसा भी, इसको देखते हैं, और ऐसा भी। और ऐसा भी में क्या क्या है कि कुंजी या स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। जब हम बड़े होंगे, या अभी भी अपने घरों में हम देख सकते हैं, सबके घरों में बिजली है, बिजली की फिटिंग है, और बिजली की फिटिंग में हमारी सुविधा के अनुसार, हमारी आवश्यकता के अनुसार यत्र तत्र यहाँ वहां जगह जगह बिजली के स्विच लगे हैं। तो ये बोला जा रहा है, ये समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि वो बिजली के स्विच हम कहीं भी लगा सकते हैं। हमें अगर बिजली का स्विच कहीं पर दूर पड़ रहा है तो उस स्विच को हम नजदीक ला सकते हैं। कहीं पे अगर वो स्विच हमें दूर पड़ रहा है
और हमें बार बार वहां जाकर के उसको ऑन ऑफ करने में दिक्कत आती है, तो हम उस स्विच को वहां से नजदीक ला सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि स्विच को उस सर्किट में, उस परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है, कहीं पर भी जोड़ा जा सकता है, उसका काम ऑन ऑफ करने का ही रहेगा। और इसी तरह से आजकल टॉगल स्विच बने हैं, टॉगल स्विच। टॉगल स्विच में एक बार दबाएंगे तो वो ऑन हो जाएगा, दूसरी बार दबाएंगे तो वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। जैसे हमने अपने फ्रिज में देखा होगा, फ्रिज सभी घरों में होता है। फ्रिज वो युक्ति है, फ्रिज को पूरे पूरे रूप में अगर बोला जाए तो रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। फ्रिज वो युक्ति है, वो यंत्र है जो सामान को, खाद्य पदार्थों को कुछ समय के लिए खराब होने से बचाता है। तो वो फ्रिज हमने घरों में देखा है। तो उस फ्रिज में जैसे ही हम उसका डोर ओपन करते हैं, उसका दरवाजा खोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लाइट जलने लग जाती है। और जैसे ही हम उसका दरवाजा बंद करते हैं तो उसमें एक अंधेरा सा छा जाता है। वो अंधेरा क्यों होता है, लाइट क्यों जलती है? उसके किनारे पर कभी ध्यान से देखिए, जिधर को दरवाजा फ्रिज से जुड़ा हुआ है, एक छोटा सा स्विच लगा होता है, स्विच की नोब सी निकली हुई होती है। दरवाजा जब बंद करते हैं तो वो नोब दब जाती है दरवाजे से, स्विच की वो नोब दरवाजे से दब जाती है और अंधेरा हो जाता है, मतलब वो ऑफ हो जाता है। और जब दरवाजे को बाहर खींचते हैं तो वो नॉब छूट जाती है और सर्किट पूरा हो जाता है और ऑन हो जाता है और वो लाइट जलने लगती है। तो फ्रिज के अंदर लगा हुआ वो जो स्विच है, दैट इज टॉगल स्विच। वो टॉगल स्विच है, एक बार दबाएंगे बंद हो जाएगा, फिर छोड़ देंगे खुला हो जाएगा, फिर दबा देंगे बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्विच को कहीं पर भी लगा सकते हैं, बिजली के किसी परिपथ में या बिजली की किसी लाइन में, अपनी सुविधा से, अपनी आवश्यकता से। ये भी जानिए, और ऐसा भी कि जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो परिपथ बंद होता है। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे इस बात को, कि जब स्विच ऑन होता है तो परिपथ बंद होता है, लेकिन बिजली खुली होती है। परिपथ बंद होगा when the circuit is closed, तो विद्युत खुली होगी, मतलब बल्ब जल रहा होगा। जब परिपथ बंद होगा तो बल्ब जल रहा होगा, और जब परिपथ खुला होगा तो बल्ब बंद होगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है कि परिपथ जब बंद होगा तो बिजली खुली होगी, और परिपथ जब खुला होगा तो बिजली बंद होगी। जब अगली कक्षाओं में हम जाएंगे और प्रैक्टिकल्स इस बारे में करेंगे, हम कक्षाओं में करते रहते हैं। बिजली के स्विच हमारे स्कूलों में सब में है, हमारे घरों में है, हम उनको पढ़ाते समय दिखाते हैं, और हमने सब बच्चों को दिखाया भी है कि स्विच किस तरह से काम करता है और स्विच में लाइट को चेक कैसे किया जाता है। हम सबने टेस्टर देखे, इंडिकेटर देखे, उससे इंडिकेट करके हम उसको देखते रहते हैं। तो परिपथ जब बंद होगा तो बिजली खुली होगी, और परिपथ खुला होगा तो बिजली बंद होगी। इस बात को हमें ठीक से समझ लेना है। और यही बात यहाँ पर है, ये परिपथ बंद है तो बिजली खुली है, और ये इसका उल्टा है यहाँ पर, कि परिपथ खुला है तो बिजली बंद है, बल्ब नहीं जलेगा। आगे इस तरह से कि विद्युत मापन की अन्य इकाइयों के नाम लिखिए। विद्युत मापन की इकाई शुरू की स्लाइड में हमने दिखाया था कि विद्युत मापन की क्या क्या इकाइयां हैं। हमने यहाँ पर क्या दिखाया था, एम्पियर जैसी कोई बात हुई थी। इसके अलावा भी कुछ विद्युत को मापने की इकाइयां हैं। कहीं से भी चर्चा करके, बड़ों से जान करके, इंटरनेट से, सब स्रोतों से इकट्ठा करके विद्युत के मापन की अन्य इकाइयों के नाम जानने हैं, और उनको भी इस तरह से समझा जाना है। जैसे किसी एक बीमा के मापन की बहुत सारी इकाइयां होती हैं, ऐसी विद्युत के मापन की भी बहुत सारी इकाइयां होती हैं। विद्युत के उपयोग, कि विद्युत के क्या क्या उपयोग हैं, बिजली का हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, बिजली हमारे जीवन में किस किस तरह से
हमारे काम आती है। और बैटरी के उपयोग, विद्युत के उपयोग तो हम समझते हैं, और बैटरी के क्या उपयोग है, बैटरी का क्या इस्तेमाल है, बैटरी क्यों बनाई जाती है, जब बिजली है तो बैटरी की क्या जरूरत है, इस बात के बारे में भी हमने अभी इस कक्षा में भी चर्चा की कि बैटरी क्या होती है, बैटरी का क्या इस्तेमाल होता है, हमने चर्चा की। इस कक्षा में हमने जिन जिन बातों पर चर्चा की, हमने बिजली को पूरी तरह से समझा, होलिस्टिक व्यू में देखा, उसको एक समग्र उसकी चर्चा की। विद्युत के अवयवों के प्रतीक, स्विच कैसे दिखाया जाता है, बल्ब का संकेत क्या है, बैटरी का संकेत क्या है, ऑन स्विच का संकेत क्या है, ये सब बातों पर हमने चर्चा की। सर्किट क्या होता है, विद्युत परिपथ क्या होता है, उसके बारे में बातचीत की। बैटरी कब बनती है, कैसे बनती है, बैटरी क्या हम बना सकते हैं, बैटरी में धनावेश और ऋणावेश क्या क्या होते हैं, ये सब बातों के बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, उसके बारे में भी हम समझ चुके हैं कि जब किसी तार से विद्युत धारा गुजारी जाती है, जब विद्युत धारा उससे पास करवाई जाती है और वो तार गर्म हो जाता है, तो उसको विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। गृह कार्य के रूप में हम इन बातों पर चर्चा करेंगे, घर पर चर्चा करेंगे, साथियों से चर्चा करेंगे, बड़ों से चर्चा करेंगे, इंटरनेट से देखेंगे, और जितने भी स्रोत हमारे हो सकते हैं उनसे हम देखने की, जानने की कोशिश करेंगे कि यूपीएस क्या होता है। हमने देखा है यूपीएस हमारे स्कूलों में लगे हैं, जहाँ कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर की क्लास है, वहां पर यूपीएस लगे हैं। ये यूपीएस क्यों लगे होते हैं, ये यूपीएस का क्या काम होता है, यूपीएस का शब्द विस्तार भी हम समझते हैं कि यूपीएस क्या होते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, बिना बाधित हुए जो बिजली की सप्लाई देता है, या काम में रुकावट के बिना जो यंत्र सहायता करता है, काम में रुकावट नहीं आने देता, उसको यूपीएस कहते हैं। तो वो किस तरह से काम करता है, क्यों लगाया जाता है, यदि कंप्यूटर में यूपीएस ना लगा हो तो क्या होगा, इस बारे में चर्चा करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है, और यूपीएस का चित्र भी बनाया जाना है, यूपीएस का चित्र भी बनाया जाना है। दूसरा है कि विद्युत का तापीय प्रभाव हमारे जीवन से किस प्रकार संबंधित है। एक संबंध तो हमने दिखा दिया, जो हीटर के रूप में दिखाया। क्या और भी कोई इस तरह की बातें हैं जब विद्युत धारा को हम गर्मी के रूप में इस्तेमाल करते हैं? एक और क्लू दे देते हैं, जैसे पानी गर्म करने की रॉड, जिसको इमर्सन रॉड बोला जाता है, तो वो भी विद्युत धारा के एक प्रभाव का उदाहरण है, जो हमारे जीवन में आता रहता है और हमारे कामों को आसान बनाने में हमारी सहायता करता है। इस अध्याय में हमने कहीं से कोई चित्र नहीं लिए हैं, सारा टेक्स्ट और जितने भी हमने चित्र लगाए हैं वो सब एनसीईआरटी की आपकी कक्षा 7 की विज्ञान की पुस्तक से ही लिए गए हैं। तो विज्ञान की आज की इस कक्षा में, जिसमें हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा की, उसमें आज के लिए इतना ही। इसके दूसरे भाग में, जो दूसरा पार्ट होगा, उसमें इससे आगे के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।